चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो डेली टेस्ट होता है ना 100 क्वेश्चन का, ये प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 17 है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इसका टेस्ट हुआ था 25/7/2024 को टेस्ट हुआ था। इसके पहले जो है ना 16 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो जाके ज़रूर देखिए। और बाकी जितने प्रैक्टिस सेट हो चुका है ना सारा को अच्छे से लास्ट समय में ना रिवीजन कर लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में बिहार पुलिस के। ये जिनका भी एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का सारा सेट जितना भी हुआ है 17 सेट इसका हुआ है, मतलब 16 सेट पहले का। और बाकी आपका जो है ये मतलब आज जो सर करवाए हैं मतलब टोटल 18 सेट हुआ। तो आज 17 देखते हैं, आपको 18 भी जो है क्लास मिल जाएगा कुछ देर बाद। मतलब कल तक आपका 18 भी मिल जाएगा। तो जितना भी 18 सेट हुआ था 18 दहें कितना हुआ 1800 क्वेश्चन। इसको अच्छे से सारा सेट को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस सेट में क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाला गया सर के द्वारा। तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। लास्ट समय में रिवीजन ही आपको काम आएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। 25/7/2024 को टेस्ट हुआ था, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 17 है। आप लोग बताइएगा, आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हर ग्रुप में क्लास को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना क्लास को रिकॉर्ड किया जाता है, आप ही के लिए क्लास लाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। और इसका जो है ना 16 तक प्रैक्टिस सेट का PDF हम टेलीग्राम चैनल पे भेज चुके हैं। और इसका भी हम टेलीग्राम चैनल पे 17 और 18 दोनों डाल दिए हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF सारा मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए जो भी ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम चैनल। 17 18 तक PDF जो डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी क्लास को अच्छे से देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, देखिए कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की वह किससे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की वह किससे संबंधित है। तो ए का सही उत्तर क्या होगा। ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है तो राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला। क्या है राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला है। तो याद रखिएगा कि सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की वह किससे संबंधित है तो राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाला संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था, बताइए। कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स दिया था। कौन दिया था, कार्ल मार्क्स दिया था। तो कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था तो कार्ल मार्क्स दिया था। कौन दिया था, कार्ल मार्क्स दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है। यहाँ पे किया नहीं जाता, यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है, तब यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में किसे शामिल नहीं किया जाता, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो इसमें कौन कौन शामिल नहीं किया जाता है, तो वो पहला है कि विदेशों से प्राप्त आय भी नहीं शामिल होता है। अब भारत में और लॉटरी में जीता गया इनाम ये भी शामिल नहीं होता है। और इसमें भारत में विदेशी द्वारा अर्जित लाभ ये भी शामिल नहीं होता है। तो उसमें से जो है सभी है ना, ये शामिल क्या होता है, नहीं किया जाता है, सभी शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी, कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी का ग्राफ होता है, क्या होता है बताइए। कह रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी का ग्राफ होता है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, भी शेप्ड। क्या होगा, भी शेप्ड होता है। क्या होता है, भी शेप्ड, याद रखिएगा। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बिहार में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत कब शुरू की गई थी। कह रहा है बिहार में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत जो है कब शुरू किया गया था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा कि बिहार में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत कब हुआ था, 1951 में शुरू हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि जय जवान, कह रहा है कि जय जवान जय विज्ञान सप्ताह कब मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि जय किसान जय विज्ञान सप्ताह जो है कब मनाया जाता है। तो 6 का जो सही उत्तर होगा, 6 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 से 29 नवंबर को, क्या है 23 से 29 नवंबर को जो है ना किसान जय विज्ञान सप्ताह मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना, कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छठी योजना। क्या होगा, छठी योजना। और छठी योजना कब से कब तक था, तो 1980 से 1985 तक था। कितना था, 1980 से 85 तक था, याद रखिएगा। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। तो कह रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, तो छठी योजना। क्या होगा, छठी योजना।
आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है ना कब की गई थी बताइए। कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1948 में। क्या होगा, 1948 में। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो 1948 में किया गया था। कब किया, 1948 में किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे करा, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी, क्या होगी। करा, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी। तो 9 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। क्या होगा, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगा। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे बताइए। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है उस संबंधित किससे है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक शिक्षा से। क्या है, प्राथमिक शिक्षा से है। तो कह रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है तुगारिल तुगन के अभियान के समय मिथिला के कर्नाट राज्य का शासक कौन था बताइए। कह रहा है कि तुगरिल तुगन के अभियान के समय मिथिला के कर्नाट राज्य का शासक कौन था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राम सिंह देव। क्या होगा, राम सिंह देव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि तुगारिल तुगन के अभियान के समय मिथिला के कर्नाट राज्य का जो है शासक कौन था। तो राम सिंह देव था। कौन था, राम सिंह देव। आगे क्वेश्चन रहेगा 12 पे, कह रहा है कि 1936 में, कह रहा है 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वह कौन सा आंदोलन था बताइए। कह रहा है कि 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वह कौन सा आंदोलन था। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बछ आंदोलन होगा। क्या होगा, बछ आंदोलन। याद रखिएगा, बछ क्या होगा, तो बछ आंदोलन। तो कह रहे हैं 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वह कौन सा आंदोलन था। तो बछ आंदोलन था। क्या था, बछ आंदोलन। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गंगा नदी, कह रहा है गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है बताइए। कह रहा है गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गंगा सोन दोआब कहते हैं, मगध का मैदान कहते हैं, अंग का मैदान कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कह रहा है गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गंगा सोन दोआब कहते हैं, मगध का मैदान कहते हैं, अंग का मैदान कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, कह रहा है 17वीं-18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी, किसने किया था बताइए। कितने में विभक्त था। कह रहा है 17वीं-18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी किसमें। तो याद रखें 14 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 स्टेट में था। कितने में, 3 स्टेट में था। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्वेश्चन है 15 पे, कह रहा अबसिनिया, कह रहा अबसिनिया युद्ध के बाद कौन सा 2 राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे बताइए। कह रहा अबसिनिया युद्ध के बाद कौन से 2 राष्ट्र एक दूसरे के करीब आ गए थे। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, जर्मनी और इटली। क्या होगा, जर्मनी और इटली, याद रखिएगा। और अबसिनिया का पूछेगा अबसिनिया का युद्ध कब हुआ था। तो अबसिनिया का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, 1895 में हुआ था। कब हुआ था, 1895 में अबसिनिया का युद्ध होता है। याद रखिए किसके किसके बीच हुआ था, ये जो है एक दूसरे के करीब आया था, जर्मनी और इटली के करीब आया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिकों द्वारा किया जाता है बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिकों के द्वारा किया जाता है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखिएगा 16 का क्या होगा, इसमें होगा जल में विलयता, ये भी होगा, और उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, ये भी होगा, और एक गलित अवस्था में विद्युत चालकता, ये भी होगा। तो इसका जो है आंसर होगा 16 का, इसका जो ए बी सी तीनों होगा। याद रखिए इसका ए बी सी तीनों आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा था ना कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिकों द्वारा किया जाता है। तो जल में विलयता, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, गलित अवस्था में विद्युत चालकता। तो 16 का जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे 16 का जो आंसर डी दिया है ना, यहाँ पे पीडीएफ में दिया है आंसर डी दिया, लेकिन डी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे ए बी सी तीनों होगा। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर जो बोल रहे हैं ना, यही सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि सर यही आंसर बताए हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे, कह रहा है कि किस धातु को पहले बाल फ्रेम कहा जाता था बताइए। कह रहा है किस धातु को जो है ना पहले बाल फ्रेम कहा जाता था। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन को कहते। किसको कहते थे, टंगस्टन को कहते थे। आगे क्वेश्चन 18 पे, कह रहा अगर प्रतिरोध का मान दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा के मान पर क्या असर पड़ेगा बताइए। कह रहा अगर प्रतिरोध का मान दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा के मान पे क्या असर पड़ेगा। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा, आधा होगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन 19 कह रहा कि आँख का वह हिस्सा, कह रहा कि आँख का वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के
लिए में जिम्मेदार होता है? कौन सा है बताइए? कह रहा आँख की वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसमें जिसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ई होगा। इसका शंकु होगा। क्या होगा? शंकु। यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ना शंकु होगा, याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन में कोई आंसर नहीं है, इसका ई ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा 19 का तो ई होगा, शंकु होगा। क्या होगा? शंकु। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें पीडीएफ में 19 का आंसर तो दिया हुआ है ना, 19 का आंसर क्या है? तो सी दिया हुआ है, लेकिन सी नहीं होगा। यहाँ पे जो सही उत्तर क्या होगा? तो शंकु होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर ये 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितना गुना अधिक होता है? बताइए। कह रहा है कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितना गुना अधिक होता है? तो 20 का जो सही उत्तर होगा, इसमें देखिए, इसमें भी जो है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है? लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितना गुना अधिक होता है? तो याद रखिएगा ना, इसमें जो हो इसका जो आंसर होगा कितना गुना अधिक होता है, इसमें जो आंसर होगा 1.35 गुना होता है। इसका ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए, 1.35, या तो या इसको एक बोल सकते हैं या उसको 1.4 गुना बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो 20 का आंसर होगा ना ई होगा। यहाँ पे पीडीएफ में 20 का आंसर ये दिया हुआ है, दिए आंसर पीडीएफ में ये दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे सही उत्तर ई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चारों में से नहीं, ई होगा ऑप्शन। 1.35 गुना बोल सकते हैं, तो फिर 1.4 गुना बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। आइए क्वेश्चन 21 पे। कह रहा कि पेनिसिलियम में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन के संरचना पाया जाता है? तो क्या होगा? कह रहा कि पेनिसिलियम में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन का संरचना पाया जाता है? तो 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? कोनिडिया। क्या होगा? कोनिडिया। एक दो पीरियड में हम भी कुछ गलती किए ना कि एक दो क्वेश्चन का जो है आंसर हम गलत बताएं, इसलिए हम ना पहले अच्छे से क्वेश्चन को मिलाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आपको जो है ना सामने आपको हम सही उत्तर बताते हैं। इसलिए क्लास लेट यही कारण है क्लास लेट आता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको जो है ना गलत आंसर आपको बताया जाए, आपको परेशानी ना हो। क्योंकि जो हम पहले क्लास उसको अच्छे से देखेंगे, उसको सेट को बनाएंगे अच्छे से, जो है ना सेट को एनालिसिस करेंगे कि हाँ इसका उत्तर कौन सा है, उसके बाद आपके पास सामने जो है ना क्लास रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसलिए क्लास आने में देरी होता है, ना कि हम फटाफट आएँ और जो भी आंसर पीडीएफ में वो सब फटाफट हम बक दें। ऐसे नहीं, कुछ गलतियां हमने किया है पिछले जो क्लास जो लिए हैं 16 प्रैक्टिस सेट तक, उसमें एक दो क्लास में भी 2-3 क्वेश्चन का आंसर गलत है, मानते हैं। उसका हम बाद में कमेंट सेक्शन में जो है हम सही कर दिए हैं। लेकिन अब चाहते नहीं कि हम फटाफट हम क्लास लाएँ और आपके सामने हम गलत 100 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन गलत ही बता दें। ये बिल्कुल मेरे अंदर जो है नहीं होगा। अब से जो है ना आपको बिल्कुल जो है लेट आएगा, लेकिन आपको सटीक आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए क्लास लेट आने का यही कारण है। तो आप लोग बस ध्यानपूर्वक अच्छे से क्लास को देखिए, आपको हर क्वेश्चन वो याद होगा। ठीक है, बस अच्छे ध्यानपूर्वक देखिए। नहीं कि हमको है ना कि 10 मिनट आएँ क्लास करवाएं, 10 मिनट में 100 क्वेश्चन पूरा खत्म। ये नहीं करना। आपको क्वेश्चन याद होना ये इंपॉर्टेंट है और सही आंसर देना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन में 4 आंसर गलत आ रहा है और आंसर आप याद कर लिए, आप एग्जाम में वो गलती कर दिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको ना दिक्कत है। इसलिए गलत आंसर बताना बिल्कुल जो है ना शोभा नहीं देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो यार 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो, कोनिडिया होगा। क्या होगा? कोनिडिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पौधे में पीड़कनाशी प्रतिरोध जो है ना जीन का क्या होता है? बताइए। कह रहा है पौधे में पीड़कनाशी प्रतिरोध जो है जीन होता है, क्या होता है? तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर BT हो। क्या होगा? ए होगा। BT मतलब इसका मतलब क्या होता है? बैसिलस क्या होगा? ल्यूरेंजिन्स होगा। क्या? बैसिलस जो है ना प्यूरेजिन्स होता है, याद रखिएगा। BT होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 23 पे कह रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र से बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? बताइए। कह रहा है मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र से बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो 23 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, बायोपायरेसी। इसमें 2 ऑप्शन है, देखिए इसमें बायोपायरेसी जो आंसर है, इसमें 2 ऑप्शन सर के द्वारा मिस करके जो है ना लिखा गया है। तो बायोपायरेसी जो है दोनों ऑप्शन है, इसमें कोई एक ऑप्शन मार लीजिए, सी मारिए, बी मारिए, जो भी है, दोनों एक ही ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बायोपायरेसी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति में पृथक्कृत DNA खंडों को देखा जा सकता है? बताइए। कह रहा है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति में पृथक्कृत DNA खंडों को देखा जा सकता है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
इथिडियम ब्रोमाइड। क्या होगा? इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, याद रखिए। तो क्वेश्चन कर रहा था ना कि निम्न में से किसकी उपस्थिति में पृथक्कृत डीएनए खंडों को देखा जा सकता है? इथियम ब्रोमाइड। क्या होता है ना कि जो पीडीएफ जो बनाते हैं जो सर के यहाँ, उन पे क्या होता है ना कि सब के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के करते हैं, बाय मिस्टेक गलती से हो जाता है, आंसर गलत मिस्टेक हो जाता है। इसलिए जो है ना थोड़ा सा पीडीएफ में 2 क्वेश्चन का आंसर जो है गलत रहता है, तो बाय मिस्टेक हो जाता है। इस सबके साथ होता है कि क्यों नहीं हो सकता है। और बाकी जब सर करवाते हैं डिस्कशन तो सारा का आंसर सही करवा देते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं सही करवाते, सारा का बिल्कुल सही करवा देते हैं। तो ये जो हम आंसर जो गलत आंसर है उसको हम बता देंगे, बस उसको आंसर याद कीजिएगा। ठीक है, इसको क्लास को बार अगर प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आप क्लास देखते हैं तो क्लास को ज़रूर देखिएगा। हम क्योंकि पीडीएफ पहले ही भेज देते हैं, तो आप अगर सेट को देखना है सेट को एक बार देख लीजिए, बाकी क्लास को देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन 25 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कह रहा है इसमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कह रहा है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो मराठा था ना, बाजीराव प्रथम था। ये बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत था। यहाँ पे बाजीराव प्रथम नहीं, वो बाजीराव द्वितीय था। क्या था? बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय होगा, ना कि बाजीराव प्रथम होगा। इसलिए क्या है? ये गलत है। यहाँ पे द्वितीय होगा तब सही होगा। और आगे कह रहा है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बोलेगा ना, तो बाजीराव द्वितीय नहीं था, बाजीराव द्वितीय नहीं होगा, यहाँ पे प्रथम होगा। क्या होगा? बाजीराव प्रथम होगा। ठीक है, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव कौन था? तो बाजीराव प्रथम था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, इसमें ना तो 1 सही था ना तो 2 सही था। तो यहाँ पे सही करने के लिए क्या होगा? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा बोलेगा तो बाजीराव द्वितीय था, और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बोलेगा तो बाजीराव क्या था? प्रथम था। इसलिए दोनों कथन क्या था? गलत था। आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है? इसमें कह रहा है कि देखिए पढ़ते हैं कि इसमें कह रहा है कौन सा कथन गलत है। देखिए कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। ये बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, और आगे कह रहा है यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाला प्रथम ग्रंथ बोलेगा तो भगवद गीता था। ये क्या है? गलत। भगवद गीता नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? अभिज्ञान संकुतलम होगा। क्या होगा? अभिज्ञान संकुतलम होगा। अभिज्ञान संकुतलम होगा। ठीक है, अभिज्ञान संकुतलम होगा, याद रखिए, अभिज्ञान संकुतलम होगा। और इसमें तीसरा जो सी ऑप्शन कर रहा है हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है? तब बोल रहा कौन सा कथन गलत है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। इसमें ए और सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 27 पे कह रहा है कि निम्न में से किसे नए संवत चलाने का श्रेय जाता है? बताइए, कह रहा है निम्न में से किसे नए संवत चलाने का श्रेय जाता है? तो 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लक्ष्मण सेन। क्या होगा? लक्ष्मण सेन, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 28 पे कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 28 का जो सही उत्तर होगा 28 का क्या होगा? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1983 में। क्या होगा? 1983 में। याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो मुख्यालय है कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। तो कह रहा है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1983 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आगे क्वेश्चन रहे 29 पे कह रहा है नरसिम्हन समिति बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संतुति की थी? बताइए, क्या होगा? कह रहा है कि नरसिंह समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संतुति की थी? तो 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 4 स्तरीय। क्या होगा? 4 स्तरीय। आगे क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है ना सही है? कह रहा है किसका मिलान सही है? तो निखिल यहाँ पे बाधक दिया हुआ है, यहाँ पे बाध्यंत्र दिया हुआ है। तो कौन सा बाधक का संबंध किस बाध्यंत्र से था उसके बारे में दिया हुआ है। तो निखिल बनर्जी का संबंध जो है ना सितार से था। बिल्कुल क्या है? सही है। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से बिल्कुल सही है। अब पालधार रघु का संबंध मृदगम से है। बिल्कुल सही है। रघुनाथ सेठ का संबंध जो है बांसुरी से है। बिल्कुल सही है। इसमें सारा कथन क्या है? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो निखिल बनर्जी सितार से संबंधित है, पालघर रघु बोलेगा तो मृदगम से है, रघुनाथ सेठ बोलेगा तो बांसुरी से है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो है ना सेट में डाला गया है। तो बिहार पुलिस का जो है सेट और इसका सेट, मतलब जो 100 क्वेश्चन का सर करवा रहे हैं, दोनों सेट को जो एक तरह से रट जाइए, बार बार रिवीजन कीजिएगा। आपको सारा सेट बिहार पुलिस का भी मिल जाएगा। 13 सेट बिहार पुलिस में करवाए हैं, और बाकी इसका 16 सेट तक करवा चुके हैं। सेट नंबर 17 हो रहा है। तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन अंत समय में जितना हो सके रिवीजन कीजिए, बहुत फायदा करेगा। आइए क्वेश्चन 31 पे आइए। कह रहा है क्वेकर सिटी उपनाम से जाना जाता है किसको? बताइए, क्वेकर सिटी के उपनाम से किसको जानते हैं? तो 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलाडेल्फिया होगा। क्या होगा? फिलाडेल्फिया। आइए क्वेश्चन 32 पे करें इनमें से किस नाम से सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जाना जाता है? बताइए, क्या होगा? करें इनमें से किस नाम से सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जाना जाता है?
तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, गुयाट। क्या होगा? गुयाट जानते हैं किसको? गुयाट को। आगे क्वेश्चन आइए 33 पे, कह रहा है पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। याद रखिएगा, एक पहला भाग होता है अपसादी परत होता है, दूसरा होता है ग्रेनाइट परत होता है, तीसरा होता है बेसाल्टिक परत होता है। ठीक है, एक होता है अपसादी परत, दूसरा होता है ग्रेनाइट परत और तीसरा होता है बेसाल्टिक परत होता है। आगे क्वेश्चन है 34 पे, कह रहा है किसके शासनकाल में, कह रहा है किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अकबर। क्या था? अकबर था। ठीक है, आगे आइए, कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है स्थित है, कहाँ स्थित है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली के कहाँ है? जनपद में। कहाँ है? जनपद में स्थित, नई दिल्ली के जनपद में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का स्थिति कहाँ है? तो नई दिल्ली जनपद में स्थित है। आगे क्वेश्चन 36 पे, करानीन में से कौन सी नदी दुनिया की सबसे बड़े जलोढ़ पंख का निर्माण करती है? क्या होगा? करानीन में से कौन सी नदी दुनिया का सबसे बड़े जलोढ़ पंख का निर्माण करती है? तो 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? कोसी नदी। क्या होगा? कोसी नदी। इसका जो अधिक किलोमीटर कितना है? तो 15,000 किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है? 15,000 किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ पंख का निर्माण करती है? तो कोसी नदी। कितना करता है? तो 15,000 किलोमीटर स्क्वायर करता है, वर्ग किलोमीटर। आगे कह रहा है अधोलिखित में हुए समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्या है? बताइए। कह रहा है अधोलिखित में हुए किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? गांधी इरविन समझौता। क्या होगा? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 38 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? बताइए। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मरण दिवस कब मनाते हैं? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 23 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाते हैं। आगे क्वेश्चन 39 पे, करानीन में से कौन सा एक विश्व बैंक का भाग नहीं है? बताइए। करानीन में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा एक जो है विश्व का भाग नहीं है, विश्व बैंक का भाग नहीं है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये जो है विश्व बैंक का भाग है। और आगे कह रहा है ना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये विश्व बैंक का भाग नहीं है। IRBD ये भी विश्व बैंक का भाग है। ठीक है, जिसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन आइए 40 पे, कह रहा है ककबरक। कह रहा है ककबरक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? बताइए। कह रहा है ककबरक भाषा जो है किस, मतलब कोकबोरोक बोलेगा, तो यहाँ पे कोकबोरोक भी रहता है, ककबरक भी रहता है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का है, याद रखिए। ठीक है, त्रिपुरा का है। कहाँ का? त्रिपुरा का। आगे क्वेश्चन 41 पे, कह रहा है कि वियना कन्वेंशन 1985 का मुख्य उद्देश्य था। क्या था? बताइए। कह रहा है वियना कन्वेंशन 1985 का मुख्य उद्देश्य था क्या? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत संरक्षण है। क्या? ओजोन परत संरक्षण है। आगे क्वेश्चन 42 पे, कह रहा है अंग्रेजों ने किस शासक के समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो क्या होगा? बताइए। अंग्रेजों ने किस शासक के समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बहादुर शाह जफर। क्या होगा? बहादुर शाह जफर। आगे क्वेश्चन 43 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की? बताइए। क्या होगा? कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत किया? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सी होगा, अगस्त कामटे। क्या होगा? अगस्त कामटे। आगे क्वेश्चन 34 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक संस्था का उदाहरण है? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी, जाति, परिवार और विवाह, ये सभी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 45 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना सही सम्मिलित नहीं है? इसमें भारतीय संविधान संबंधित राज्य का अनुच्छेद दिया हुआ है। भारतीय संविधान संबंधित राज्य का अनुच्छेद दिया हुआ है। देखिए, मिलाते हैं कौन सही नहीं है। तो 371 में क्या है? क में क्या है? तो नागालैंड का वर्णन, बिल्कुल सही है। 371 क में क्या है? नागालैंड का वर्णन, बिल्कुल सही है। और 371 ख में किसका है? तो असम का वर्णन, बिल्कुल सही है। ख तो असम। और 371 गाँव में बोलेगा तो इसका वर्णन, 371 के गाँव में जो है ना मेघालय नहीं, मणिपुर का वर्णन। किसका है? तो मणिपुर का वर्णन, मेघालय नहीं होगा, यहाँ पे मणिपुर होगा, तब सही होगा। इसलिए क्या है? तो यहाँ पे बोल रहा कौन सही नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और 371 के घ में किसका वर्णन है? इसका जो है वर्णन है ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या है? किसका है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना का वर्णन है, याद रखिएगा। 371 क बोलेगा तो नागालैंड का वर्णन है, 371 ख बोलेगा तो मणिपुर का वर्णन है, और इसमें ग में, और 371 घ बोलेगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का वर्णन, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 46 पे, कह रहा है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? क्या होगा? तो 46 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7वीं अनुसूची। क्या होगा? 7वीं अनुसूची।
आगे क्वेश्चन 47 पे कर निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बताइए क्या होगा। करा निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे क्वेश्चन 48 पे करा नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? बताइए क्या होगा। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 13/1946 को प्रस्तुत किया। कब किया था? 13/1946 को प्रस्तुत किया था। आगे क्वेश्चन आइए 49 पे कह रहा है कि भारत की संरचनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संबंधित होती है? क्या होगा। भारत की संरचनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो 49 का जो सही उत्तर क्या होगा? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कनाडा है। क्या है? कनाडा। आगे क्वेश्चन 50 पे कह रहा है संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार इनमें से यह कथन किसका है? बताइए क्या होगा। तो 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 50 का? तो ऑप्शन नंबर होगा डी होगा, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या होगा? सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो अगर संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है इनमें से यह कथन किसका है? तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आगे क्वेश्चन 51 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो 51 का राइट आंसर क्या होगा? 51 का राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा। 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। इसमें क्या है तो होता है ना, देखिए इसमें क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। 15, 16, 19, 29 और 30 होगा। क्या होगा? 15, 16, 19, 29, 30 होगा। आगे क्वेश्चन 52 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं होता है? इसमें कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो 52 का जो राइट आंसर क्या होगा? 52 का देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पे मिलाते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि देखिए इसमें कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। देखिए मिलाते हैं, इसमें देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। देखिए कह रहा है मानव की दुर्व्यापार तथा बाल श्रम का निषेध जो है ना अनुच्छेद 23 में बिल्कुल क्या है? तो सही है। मानव के दुर्व्यापार या बाल श्रम का निषेध बोले अनुच्छेद 23 में बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बोलेगा अनुच्छेद 29 में क्या है? तो सही है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोले अनुच्छेद 32 में बिल्कुल सही है। और शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार बोलेगा अनुच्छेद 31 में नहीं होगा। कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में। कितना? अनुच्छेद 30 में, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डी क्या था? गलत था, सम्मिलित नहीं था। तो मानव के दुर्व्यापार तथा बाल श्रम का निषेध बोले अनुच्छेद 23, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, अल्पसंवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 31 नहीं अनुच्छेद 30 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गलत था। ठीक है। आगे क्वेश्चन 53 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कह रहा है भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना दिया हुआ है, मतलब उसके बारे में बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है। ये विधायिका के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, क्या सही है? तो कह रहा है कि विधायिका जो है कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। कार्यपालिका के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, क्या है? तो ये भी क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ना तो एक सही है ना तो दो सही है। आगे क्वेश्चन 54 पे कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? क्या होगा बताइए। कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक के समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संथानम समिति। क्या होगा? संथानम समिति। और ये इसका जो स्थापना हुआ था 1962 से 64 तक, 1962 से 1964 संथानम समिति का टाइम पीरियड था। आगे क्वेश्चन 55 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय, बताइए कौन है? प्रतिचुंबकीय कौन सा है बताइए। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बिस्मथ होगा। क्या होगा? बिस्मथ। आइए क्वेश्चन 55 पे कह रहा है कि 56 पे आइए, क्वेश्चन 56 पे आइए। तो कह रहा है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, क्या होता है बताइए। कह रहा है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो 56 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अमोनियम क्लोराइड। और एक होता है जिंक क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन 57 पे कह रहा है स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि जो है ना डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, क्या किसके द्वारा बताइए। तो 57 का जो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। ठीक है। अगर स्टेथोस्कोप में रोगी दिल की धड़कन को ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है तो ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा। ठीक है। आगे क्वेश्चन 58 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जब प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? नायलॉन। क्या है? नायलॉन। क्या है? नायलॉन।
आगे क्वेश्चन है 59 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उम्मीद सही सुमेलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उम्मीद जो है सही सुमेलित नहीं है। तो 59 का राइट आंसर क्या होगा, 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसमें जो है ना कौन सुमेलित नहीं है। देखिए लैक्टोज में क्या है, तो खट्टे दूध में है लैक्टोज, बिल्कुल क्या है, गलत है। दूध में क्या होता है, लैक्टोज नहीं होता है, ठीक है, याद रखिए। इसमें लैक्टोज में बोला दूध, यहाँ पे सिर्फ दूध में लैक्टोज पाया जाता है, क्या इसमें पाया जाता है, सिर्फ दूध रहता क्या होता है, लैक्टोज पाया जाता है। और कार्बनिक अम्ल बोलेगा तो सोडा वाटर में पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल बोलेगा तो लाल चींटी में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल बोलेगा तो अंगूर का रस में पाया जाता है, याद रखिए। सब क्या है, तो बिल्कुल सही है। और लैक्टोज बोलेगा तो ये पाया जाता है किसमें, लैक्टो पाया जाता है दूध में। और यहाँ खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 60 पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन जल या अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्या होगा बताइए। तो 60 का उत्तर क्या होगा, 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यू, क्या होगा, ए यू। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन जल या अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, तो ए यू, ठीक है। लेकिन Na करता है, कॉपर करता है, लोहा करता है, सोडियम कॉपर लोहा क्या करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 61 पे, क्वेश्चन 61 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ग्रेफाइट की परत से कार्बन के एकल बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें बिल्कुल क्या है, गलत है ना, बिल्कुल क्या है, गलत है। यहाँ पे जुड़ी होती है ना, ये गलत है इसमें। लेकिन सही क्या है, तो हीरे में सभी कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बिल्कुल क्या है, सही है। अगर ग्रेफाइट परतों वाली संरचना है जिसमें परत कमजोर बांडरवास बलों द्वारा आपस में जुड़ी होती है, क्या है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिए। और एक और बोल रहा है कि ग्रेफाइट की परत कार्बन परमाणु की षटकोणीय बलों के द्वारा बनती है, क्या है, तो ABC क्या है, सही है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में इसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड नहीं होता, बताइए किसमें नहीं होता है। तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, होलोथुरिया में नहीं होता है, लेकिन जो है ना हार्डमिनिया में होता है, उड़नमीन में होता है, सेलामेंडर में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि किस जीव में इसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड नहीं होता है, तो होलोथुरिया में नहीं होता है। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि प्रकृति निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मेदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन किए। देखिए इधर आइए, का तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 3 है, क्या है, 2 और 3 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा था ना, यहाँ पे क्या कह रहा था कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदाविहीन सतह में पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो याद रखिए इसका क्या होगा, तो 2 और 3 है ना, इसका हो जाएगा लाइकेन और मास हो जाएगा, लाइकेन और मास, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आइए 64 पे थे, क्वेश्चन 64 कह रहा है कि सूची 1 जो है ना सूची 2 को मिलाना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए क्या होगा, तो झूमिंग का बोलेगा, झूमिंग का क्या होगा, झूमिंग का हो जाएगा, झूमिंग का उत्तर पूर्वी क्षेत्र क्या होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा झूमिंग का। और खिल कहाँ का होगा, खिल बोले तो खिल हो जाएगा कहाँ का, हिमालय पट्टी का है, खिल हिमालय पट्टी का है। अब बीघा बोलेगा तो उड़ीसा का है, कहाँ है, उड़ीसा का है। और बालेर बोलेगा तो दक्षिण पूर्व एशिया का है, किसका, दक्षिण पूर्व एशिया का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो झूमिंग बोलेगा तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, खिल बोलेगा तो हिमालय क्षेत्र, बीघा जो है ना एक और है क्या है, तो बीघा जो बोलेगा तो बिंगा जो है ना ये हो जाएगा उड़ीसा। और क्या होगा, बालरे बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 65 पे, क्वेश्चन 65 कह रहा है कि रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग में तंतु पैदा करता है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्यूपा, क्या होगा, प्यूपा। आगे क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप जो है ना क्लोन का नाम क्या है, बताइए। कह रहा है कि भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप क्लोन का नाम क्या है। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, डॉली था, क्या था, डॉली। आगे क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू हुई थी, बताइए। कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू हुई थी। तो 67 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में होता है, कहाँ होता है, गुजरात में।
आगे क्वेश्चन नंबर आइए 68 पे कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है, बताइए कहाँ है। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन 69 पे कह रहा है कि वृष्टि प्रकोष्ठ मतलब बादल फटने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। कह रहा है कि वृष्टि प्रकोष्ठ बादल फटने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 69 का जो देखिए मिलाते हैं, इसमें कह रहा है ना कि बाला क्या इससे बादल गरजने मतलब गरजने और बिजली चमकने के साथ साथ स्थानीय रूप आई और बहुत सारी मूसलाधार वर्षा के रूप में परिभाषित किया, बिल्कुल क्या है तो सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। और इसके जो है ना मतलब दृष्टि प्रकोष्ठ में ऐसा पर अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, बिल्कुल सही है। और इसके परिणाम बहुत तीव्र वर्षा अर्थात कुछ ही घंटों में 250 mm और 350 mm तक होती है, ठीक है। ये भी क्या है तो बिल्कुल सही है। क्या है, भी बिल्कुल सही है। ऐसा केवल दिन के समय होता है, क्या है बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये गलत है। केवल दिन के समय नहीं होता है, ये जो है ना दिन और रात कभी भी हो सकता है। क्या है, दिन और रात कभी भी हो सकता है, इसलिए केवल लगा है, इसलिए गलत है। तो इसका जो 69 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा 69 का क्या होगा तो 1 2 3 होगा। क्या होगा, ये आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 70 पे कर रहा चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है, क्या हो बताइए। चेरनोबिल दुर्घटना बोलेगा तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 70 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु आपदा। क्या है, परमाणु आपदा। आगे क्वेश्चन 71 पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं, बताइए। कह रहा है कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है। तो 71 का जो है ना देखिए मिलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो ये नैरोबी में केन्या में, बिल्कुल सही है। अब भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है तो भोपाल में, बिल्कुल क्या है सही है। और केंद्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये ना ये जो है बांदा नहीं होगा, यहाँ झांसी होगा। क्या होगा, ये झांसी में स्थित है। कहाँ है, झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, बांदा नहीं होगा। द्वारा केंद्रीय सशस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो झांसी में है। और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो नई दिल्ली में। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। और क्वेश्चन 72 पे कह रहा है कि रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। रूपसी हवाई अड्डा जो है भारत किस राज्य में अवस्थित है। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा, असम में। कहाँ, असम में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आइए 73 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है, क्या होगा बताइए। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्षा तस्तरी। क्या है, वर्षा स्तरी। तो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विषय कह रहा है ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पहले 73 नंबर पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्षा स्तरी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बताइए। तो 74 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है तो पक्की ईंट से बनी इमारत है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 74 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए कह रहा है कि सीता भाग जो है ना, सीता भाग किसको बोलते थे, राजकोषीय भूमि से होने वाले आय को कहते हैं सीता। और भाग बोलेगा तो उपज का हिस्सा बोलेगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो आगे आइए, आगे देखिए कह रहा है कि बलि का बोलेगा तो हो जाएगा क्या, एक प्रकार का रास हो जाएगा। क्या एक प्रकार का रास हो जाएगा। और हिरन का बोलेगा तो जो है अनाज के रूप में कर, ये जो क्या है गलत है। क्या है, ये बिल्कुल क्या है गलत है। यहाँ पे जो होगा ना 76 का जो सही मैं इसमें बोल रहा था 76 में कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि आपका एक सेकेंड, यहाँ पे कर रहा था कि पृथ्विया प्रथम 75 नंबर क्वेश्चन था ना, कर रहा था कि प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदाविहीन सतह के बीजीत पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका राइट आंसर था, एक मिनट वापस क्वेश्चन में फिर से आइए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 75 फिर से आइए। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, देखिए इसको देखते हैं, देर होगा 2 मिनट लेकिन अच्छे से देखेंगे। ये कह रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, देखिए मिलाते हैं। इसमें कह रहा सीता जो था ना, राजकीय भूमि में होने वाली आय, ये क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। सीता जो है राजकीय भूमि में होने वाला आय बिल्कुल क्या है सही है। अब भाग जो है ना उपज का हिस्सा था, बिल्कुल क्या है सही है। तो ए भी यहाँ पे सही है। देखिए आगे देखिए कह रहा है कि बलि जो है ना एक प्रकार का क्या है रस्व है। तो क्या है, ये भी क्या है बिल्कुल सही। बलि क्या है, एक प्रकार का रस्व है, बिल्कुल सही है। और हिरन जो है ना, ये अनाज के रूप में कर नहीं था। यहाँ पे जो होगा ना हिरन जो होगा
अनाज के रूप में नहीं कर था, यहाँ पे होगा नकदी के रूप में था। क्या था? नकदी यहाँ पे होगा, यहाँ पे नकदी के रूप में कर था। क्या था? नकदी के रूप में कर था। इसका जो इसमें कर गलत कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें डी नंबर क्या है? गलत है। हिरन जो होगा वो अनाज के रूप में नहीं बल्कि नकदी के रूप में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। वापस है क्वेश्चन नंबर 76 पे। कह रहा है कि पृथ्विया, कह रहा है कि पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी, किसकी थी बताइए? कह रहा है कि पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि था किसकी? तो 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त का। क्या होगा? समुद्रगुप्त का, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? कह रहा है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? 77 का राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शाह मोहम्मद गौस। क्या होगा? शाह मोहम्मद गौस। तो कह रहा है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो शाह मोहम्मद गौस होगा। क्या होगा? शाह मोहम्मद गौस होगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 78 पे आइए। कह रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो 78 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? लॉर्ड लीटन। क्या होगा? लॉर्ड लीटन। आगे क्वेश्चन नंबर 79 पे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 जो है ना निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, बंगाल विभाजन के रूप में था। क्या इसमें क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्वेश्चन 80 पे कह रहा ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? बताइए। कह रहा है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेल में गांधी का आमरण अनशन। क्या होगा? जेल में गांधी का आमरण अनशन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत जो है ना इस सेट में जो है जितने भी सेट करवाए हैं ना सर, सारे सेट में ना क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन जितने भी एग्जाम सिलेबस चेंज हो रहा है ना, उस आधार पे क्वेश्चन इसमें सर डाल रहे हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, जितने भी आगे एग्जाम होने वाला है ना, ऐसा ही क्वेश्चन दरोगा बीपीएससी में सब में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एकदम सेट जो है ना इसमें सेट एकदम टॉप लेवल का बोले ना कि सभी सेट जो है टॉप लेवल का है। इसलिए बारीकी से जो है ना जितने भी सेट करवाए हैं सारे को अच्छे से देख लीजिए, अंत समय में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि अंत सदैव सहमति, कर अंततः सदैव सहमति के साथ और अफसर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? बताइए। करें अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो 81 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 82 पे कर 1857 के संघर्षों में भाग लेने वाली सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, किसकी थी? कह रहा है कि 1857 के संघर्षों में भाग लेने वाली सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या की थी। तो 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध से। क्या होगा? अवध से। आगे क्वेश्चन 83 पे में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बताइए। करनीन में से कौन जो है ना भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलाडीला की खान है। क्या है? बेलाडीला की खान। आगे क्वेश्चन में आइए 84 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कह रहा है एल्यूमिनियम संयंत्र दिया हुआ है और अवस्थिति दिया हुआ। कौन सा एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ अवस्थित है इसके बारे में दिया हुआ बोल रहा है कि इसमें कौन जो है ना गलत तरीके से मतलब गलत है, देखिए मिलाते हैं। ये पहला इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड INDAL, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड INDAL, इसका स्थित कहाँ है? तो ये है हीराकुंड जो है ना, ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। कहाँ? हीराकुंड में, बिल्कुल सही है। अब भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बालको बोलेगा तो स्थापना कहाँ हुआ? कहाँ स्थित है? तो कोरबा में। कहाँ है? कोरबा में। और नेक्स्ट है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन बोलेगा हिंडाल्को का जो है ना लिमिटेड हिंडाल्को बोलेगा तो ये कहाँ है? रेणुकूट में है। तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को बोलेगा तो कहाँ है? रेणुकूट में है। और नेक्स्ट है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको, ये मालको कहाँ है? तो चेन्नई। चेन्नई नहीं होगा यहाँ पे, चेन्नई नहीं होगा, कहाँ पे होगा? तो मेट्टूर में है। कहाँ? मेट्टूर, याद रखिए मेट्टूर में है। ठीक है, मेट्टूर में होगा, मेट्टूर में स्थित है। मेट्टूर कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड बिल्कुल सही है। भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बालको कोरबा में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को रेणुकूट में है। और मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है ना चेन्नई नहीं होगा, बाकी मेट्टूर होगा। कहाँ होगा? मेट्टूर तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 85 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कौन आदिम जनजाति है?
तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 85 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा है। क्या है? कोरबा। आगे क्वेश्चन 86 पे निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात जो है ना भारत में वर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारत वर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो 86 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, 1966 से 71 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 87 पे कह रहा है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? बताइए क्या होगा। कह रहा है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो 87 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? बताइए। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। याद रखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। हाँ, इसका सही उत्तर ना हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अधिक मात्रा होता है हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, 9.63% होता है। कितना? 9.63%। के बाद कौन होता है? तो हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम होता है। हीलियम में कितना होता है? हीलियम में जो है ना 3.35% होता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई लगा लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो क्या होगा? हाइड्रोजन। 9.63%। क्या है? 63%। हीलियम को बोलेगा 3.3%। इस सेकेंड नंबर पे। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है, याद रखिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ई होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन 88 कह रहा है कि एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। कह रहा है एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जानते हैं? तो ये क्या होगा? तो 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैनियन। क्या होगा? कैनियन के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, सुमित करना है। सूची 1 में दिया लेखक दिया हुआ है, सूची 2 में क्या दिया हुआ? तो पुस्तक दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, मिलाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक का नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम जो है इंडिया डिवाइडेड। क्या है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसका है? तो राजेंद्र प्रसाद का है। और आर के नारायण का पुस्तक का नाम क्या है? तो आर के नारायण की पुस्तक का नाम जो है ना स्वामी एंड फ्रेंड्स होगा। क्या होगा? स्वामी एंड फ्रेंड्स किसका है? तो आर के नारायण का है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पुस्तक बोलेगा तो कौन सा पुस्तक है? इनका जो पुस्तक है ना, क्या? इंडिया मीन्स फ्रीडम है। क्या? इंडिया मीन्स फ्रीडम है। ठीक है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडियन फिलोसफी है। क्या? इंडियन फिलोसफी है, याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण, और इंडिया मीन्स फ्रीडम बोलेगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया फिलोसफी बोलेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 3 4 1। क्या होगा? 2 3 4 1। और क्वेश्चन 90 पे करा हुआ स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबद जो है ना गोल गुंबद स्थित है? कहाँ है? सबको पता है, बीजापुर में स्थित है। कहाँ है? बीजापुर में। आइए क्वेश्चन नंबर 91 पे कह रहा है कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जो है ना जाना जाता है? बताइए। कह रहा है कौन सा पुरस्कार जो है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं? तो 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। क्या होगा? राइट लिवलीहुड पुरस्कार। आइए क्वेश्चन 92 पे कह रहा है कील नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? बताइए। कील नहर जो है ना किन 2 सागरों को जोड़ता है? तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जो है ना कील नहर जोड़ता है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ता है? तो कील नहर जोड़ता है। आइए क्वेश्चन 93 पे कह रहा है इरी झील, यहाँ पे कह रहा है ना, देखिए 93 पे है ना, कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर प्रसंस्करण गति को नापा जाता है किससे? कह रहा है कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है किसमें? तो 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 93 का ऑप्शन नंबर ए होगा, MIPS मिलियन इंट्रैक्शन प्रति सेकेंड में। MIPS मिलियन इंट्रैक्शन प्रति सेकेंड में। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है बेगम रसूल ट्रॉफी जो है ना महिला का ट्रॉफी है, किस खेल सम्मानित है? कह रहा है कि बेगम रसूल ट्रॉफी जो महिला का ट्रॉफी है किस खेल सम्मानित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 में क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, हॉकी है। क्या है? हॉकी। आइए क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है दक्षिणेश्वर संत किसे कहा जाता है? दक्षिणेश्वर संत जो है किसे कहते हैं? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण परमहंस को कहते हैं दक्षिणेश्वर संत कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुनित नहीं? इसमें कह रहा है कौन गलत है? देखिए मिलाते हैं। ज्योतिष पीठ बोलेगा तो क्या होगा? विष्णु का, बिल्कुल सही है। ज्योतिष पीठ बोलेगा तो विष्णु का है। और श्रृंगेरी पीठ बोलेगा तो किसका है? तो भगवान शिव का है, बिल्कुल सही है। और शारदा पीठ बोलेगा तो किसका है? तो शारदा पीठ बोलेगा भगवान श्री कृष्ण का है, भगवान कृष्ण का है। और गोवर्धन पीठ बोलेगा तो किसका है? तो राम का नहीं है, यहाँ पे विष्णु का होगा। किसका है? विष्णु का। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे विष्णु होगा। ठीक है, विष्णु होगा। तो ज्योतिष पीठ बोलेगा तो विष्णु का है, बिल्कुल सही है। श्रृंगेरी पीठ बोलेगा शिव का है, बिल्कुल सही है। शारदा पीठ बोलेगा तो कृष्ण का है, बिल्कुल सही है। गोवर्धन पीठ बोलेगा तो राम नहीं, विष्णु होगा। ठीक है, यही कथन क्या है? डी नंबर गलत था। आगे क्वेश्चन 97 पे कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान
भारतीय प्रदत्त सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए 1861 ईस्वी में। क्या होगा? 1861 ईस्वी में। आगे 98 पे एक आ रहा है, एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? एल सुब्रमण्यम जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी भी होगा और सी भी होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ना, इसको कर लीजिए बी और सी दोनों होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए, ई। इसमें ई, बी और सी क्या होगा? दोनों होगा, सरोद भी होगा और वायलिन भी होगा, दोनों बजाते थे, ठीक है। तो एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद और वायलिन दोनों होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 99 पे करा, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? करा अर्पण, सॉरी अर्पण नहीं होगा, अरिपन होगा, ठीक है। यहाँ पे अर्पण नहीं, अरिपन होगा, ठीक है, अरिपन लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? इसका संबंध जो है ना अपना बिहार से। किसना? अपना बिहार से है। अरिपन मतलब होता है ना मधुबनी पेंटिंग संबंधित है। अरिपन जो है ना कला जो है ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 100 पे करा अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने के वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? करा अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ALU कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, ठीक है। तो करा अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संस्थापक प्रोफेसर को क्या कहते हैं? ALU कहते हैं। क्या कहते हैं? ALU कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ये जो है ना इसका जो है ALU होगा। तो ये 100 क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। ये सेट नंबर कितना था? 17 था, ठीक है, सेट नंबर 17 था। तो नेक्स्ट क्लास में जो है सेट नंबर 18 देखेंगे, ठीक है। तो बाकी इसके पीछे जो भी क्लास हुआ अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। बाकी अगले क्लास में जो है सेट नंबर 18 देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।